नमस्ते बच्चों। आज हम इतिहास कक्षा 9 का पाठ है। पहला पाठ फ्रांसीसी क्रांति। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में एकांत का माहौल था। ठीक है। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। ठीक है ना। क्या किया था, सम्राट ने सेना को जो है शहर में घुसने का आदेश दे दिया था, क्योंकि अफवाह फैल गई थी कि जो सेना है, सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया है, इस तरह की अफवाह फैल गई थी। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया क्योंकि अफवाह फैल गई थी, है ना, कि सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। तो उन्होंने रक्षा के लिए क्या किया, मर्दों ने और औरतों ने 7,000 मर्दों और औरतों ने एक जन सेना का क्या किया, गठन करने का निर्णय कर लिया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गई, यानी कि अब उन पर हमला होने वाला था, इस तरह की अफवाह फैल गई थी। तो हथियारों की खोज में, मतलब उनके पास भी तो हथियार होने चाहिए, है ना, तभी तो होगा, लड़ेंगे वो। तो हथियारों की खोज में क्या थे, वो सरकारी भवनों में जबरन, यानी जबरन होता है ज़बरदस्ती, ठीक है, तो जबरन प्रवेश कर गए थे, घुस गए थे। उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा था, फिर भी वो जबरन घुस गए थे। ठीक है। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला तथा भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। ठीक है ना। उन्होंने क्या किया कि अंत में उन्होंने सैकड़ों लोगों का एक समूह जो था वो पेरिस नगर के पूर्व की ओर जो है वो चल पड़ा, मतलब वो लोग चल दिए और बास्तील किले की जेल को उन्होंने क्या किया, तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। ठीक है ना, वहां पे भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी, इसीलिए उन्होंने जो है बास्तील किले का जेल जो है वो तोड़ डाला। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया। ठीक है, बास्तील का कमांडर जो था वो हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में जो है वो मारा गया और कैदी छुड़ा दिए गए, और जो कैद थे वहाँ पे वो छुड़ा दिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। ठीक है ना, उनकी संख्या जो थी वो बस 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था। समझ में आ रही है बात, कि सम्राट की निरंकुश शक्तियों, यानी सम्राट की जो निरंकुश शक्तियां थी उसका प्रतीक था। क्या प्रतीक था? बास्तील का किला। तो वही, मतलब कि सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के ही कारण लोग जो है उसे घृणा के केंद्र के रूप में देखने लगे, लोगों को वो घृणा का केंद्र लगने लगा। ठीक है ना, इसीलिए किले को ढहा दिया गया। इसीलिए क्या किया गया, जो किला था उसको ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संयोजना चाहते थे। समझ में आई? उस किला को जो है वो तो ढहा दिया गया, उस किला को, और इसके जो अवशेष बच गए थे ना, जो कुछ भी बच गया था, वो उन्होंने क्या किया कि बाजार में जाकर उन लोगों को दे दिए जो इस विध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह, यानी कि एक याद के रूप में, एक चिन्ह के रूप में संयोजना चाहते थे, रखना चाहते थे, उन लोगों को उन्होंने बाजार जाकर दे दिया। ठीक है। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। यानी इस घटना के बाद जब बास्तील का किला ढहा दिया गया, उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इन चीज़ों को स्मृति चिन्ह संयोजना चाहते थे। तो इस घटना के बाद जो है कई दिनों तक पेरिस में तथा देश के देहाती क्षेत्रों में, यानी गांवी क्षेत्रों में, जो गांव देहात हैं, में कई और संघर्ष हुए, कई और प्रकार के संघर्ष हुए। ठीक है। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। जो अधिकांश जनता थी वो पाव रोटी की महंगी कीमतों का क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। यानी कि बाद में जो है, जब ये सब हो गया तो बाद में
इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए, मतलब ये इस दौर को देखते हुए इतिहासकारों ने जो है इसे एक लंबे घटनाक्रम में परिवर्तित कर दिया और की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा। किसने? इतिहासकारों ने इस लंबे घटनाक्रम को एक ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति, जिसका परिणाम जो है वो फ्रांस के साम्राज्य को फांसी दिए जाने में, यानी कि इस घटना का मतलब ये इतनी लंबे घटनाक्रम, ये जो है इतनी लंबी घटनाक्रम चली कि उसका परिणाम क्या हुआ, अंत में वो फ्रांस के सम्राट को फांसी दे दी गई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी, ठीक है ना। उस समय जो थे वो अधिकांश लोगों को ऐसे ऐसी दुर्घटना की जो थी, ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, ये सवाल आपके भी मन में आया होगा कि ऐसा क्यों भाई, उसको सम्राट को क्यों मार दिया गया, है ना। तो ऐसा क्यों और कैसे हुआ, यानी कि किस प्रकार हुआ, तो चलिए देखते हैं। तो पहला है आपका 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, ठीक है। तो सन 1774 में, ठीक है ना बच्चों, सन 1774 में जो है बुर्बो राजवंश का लुई 16 जो था फ्रांस की राजगद्दी पर क्या हुआ था, आसीन हुआ। समझ में आ रही है बात। फ्रांस की राजगद्दी पर बुर्बो राजवंश का लुई 16 आसीन हुआ, यानी राजगद्दी पर बैठ गया। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी, यानी कि जब लुई 16 जो है आपका, फ्रांस में लुई 16 जब राजगद्दी पर बैठा था उस समय उसकी उम्र केवल कितनी थी, 20 साल थी। और उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निशान लगा रखा है मैंने इसीलिए कि ये आपके पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि वो जब राजगद्दी पर बैठा था तो कितने साल का था और उसकी पत्नी कौन थी, ठीक है। उसके बाद राज्यारोहण के समय उसने क्या पाया कि राजकोष खाली पाया, यानी कि जब राज्यारोहण हुआ तो उसने क्या देखा कि राजकोष तो खाली है। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे, यानी कि लंबे समय से जो युद्ध चले आ रहे थे उसके कारण जो है फ्रांस के वित्तीय संसाधन जो थे वो नष्ट हो चुके थे, यानी खत्म हो चुके थे। वर्साई के विशाल महल और राजदरबारों की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था, यानी कि वर्साई के विशाल महल, यानी जो उनका महल जो था, अब राजा है तो महल भी विशाल होगा, सुंदर सुंदर चीज़ें भी होगी, आकर्षक चीज़ें होंगी, और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए अब पैसा तो लगेगा ना, फिजूल खर्ची होगी, तो उसका बोझ भी जो है राजकोष अलग से उठा रहा था, इस वजह से भी खाली हो गई। और लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी, यानी कि जब लुई 16 के शासनकाल में जो है फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को क्या किया था, साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी, यानी कि पैसे दिए थे कुछ, ठीक है ना, उसकी मदद के रूप में। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, यानी कि इसी जो उसने सहायता दी थी उससे ही 10 अरब लिब्रे का और भी अधिक कर्ज उस पर जुड़ गया था, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था, ठीक है ना, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ था, फिर भी उसने उसको सहायता दी और उस पर 10 अरब लिब्रे का और कर्ज चढ़ गया, ठीक है। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे, ठीक है ना। वो क्या मांग कर रहे थे कि अब हमें 10% ब्याज दिया जाए। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी, है ना। फलस्वरूप अब उन्होंने कर्ज ले लिया था, तो फ्रांसीसी सरकार जो है अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा, जो भी उनका बजट था उसका बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन कर्ज तो बढ़ते जा रहे थे, उसको चुकाने पर क्या थी, मजबूर हो गई थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव के लिए, ठीक है ना, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी, पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज जो है 3 स्टेट्स में बटा था, ठीक है, और केवल तीसरे स्टेट्स के लोग जो है वो जनसाधारण ही कर अदा करते थे, यानी पहले और दूसरे स्टेट को कर नहीं देना पड़ता था, सिर्फ तीसरे स्टेट्स को ही कर देना पड़ता था। अब हम इसका सेकेंड पार्ट अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।